पर और आज हम चर्चा कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस की इन एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बीच क्या स्थिति है, कहां पर मदद आने की जरूरत है और साथ ही साथ इस तरह के तूफान से कैसे जूझा जाए, इससे कैसे उबरा जाए। हमारे साथ आज चर्चा में है वायना नेटवर्क के राम अय्यर, इंस्टा मोजो के आकाश गेहानी और साथ ही फंड एनेबल की पृथा अत्रे। ओके, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग एज बैड जितना शायद लोगों की बातचीत में सुनाई देता है, या फिर नॉर्मली डर रहता है कि लॉकडाउन में, क्योंकि आप और मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ। हम ऑनलाइन सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज मंगा सकते हैं, जहां पर पिछले साल अगर आपको चाहिए था आप फुटवेयर ऑर्डर कर सकते थे, बाहर से कपड़े मंगा सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर कर सकते थे। इस बारी वो सब बंद है, तो ऑफकोर्स उन सेक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन वायना नेटवर्क एक लार्जेस्ट सेक्टर को भी केटर करता है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। मिस्टर राम अय्यर, आपका एक्सपीरियंस क्या है सेक्टोरली, अगर आप हमें बता सकें प्रेशर कहां पर देखने को मिला है, कहां डिमांड कम हो रही है? तो ये तो जो पेपर में भी लिखे जा रहे हैं कि ऑटो सेक्टर जो है, जो आई थिंक इन मेनी वेज इट्स अ लॉन्गेस्ट सप्लाई चेन जो है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड ओवर, दैट इज द मैक्सिमम अफेक्टेड। क्योंकि ऑटो डीलरशिप्स आर क्लोज्ड, तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, ये ऑनलाइन खरीदते नहीं है। तो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और ये जो फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें तो बहुत इफेक्ट हुआ है। और आप वो आंकड़े देख सकते हैं कि इनका जो इवन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो काफी कम कर रहे हैं या तो शिफ्ट कम कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ तो ये लास्ट ईयर जो रूरल डिमांड था वो काफी था, क्योंकि रूरल में इतना कोविड का असर नहीं था। तो इसके लिए आप जब जुलाई में, जब आपने खोला, जून जुलाई में खोला, आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर जो है, जो दिसंबर तक तो बहुत ही रफ्तार से बढ़ गई थी। अभी इस साल तो रूरल में भी कोविड का काफी प्रभाव पड़ा है, तो उतनी डिमांड की गुंजाइश नहीं है। तो आई थिंक ऑटो सेक्टर डेफिनेटली वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर। और क्योंकि ऑटो सेक्टर से स्टील, बाकी बहुत सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं और इन सब सेक्टरों पे उनका इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस माहौल पे कंस्ट्रक्शन पे मुझे लगता है थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखें तो ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और इन पे मुझे लगता है बहुत असर पड़ने वाला है। सो इन जनरल मुझे लगता है कि जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं हमारे, इनमें सब एक म्यूटेड डिमांड होने वाला है और म्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए होने वाला है। क्योंकि सप्लाई चेन आपको एक समझना है, सबसे आसान तरीका है कि सड़क की तरह है। आप एक सबसे छोटी दुर्घटना भी एक ट्रैफिक जाम 4-5 घंटे की कर सकती है। सिमिलरली सप्लाई चेन में थोड़ी डिमांड की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सप्लाईज की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप इसमें कम समय लगेगा इसको सब वापस आने में। तो मुझे लगता है कि एक 2-3 क्वार्टर तो हमें इस पर, इसका हमें इम्पैक्ट हमें मालूम पड़ेगा इन सब इंडस्ट्रीज में। मैं इनफैक्ट एक और चीज आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि कुछ एरियाज में थोड़े से एनपीएस बढ़ सकते हैं। अब आरबीआई ने भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट एक्सटेंशन की बात की, कुछ और सरलता लाने की बात की, उसका कितना ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट आया है? क्या आई एम श्योर वो सारे कदम सही थे, लेकिन क्या वो काफी है राम अय्यर इस समय, या फिर आपको लग रहा है कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है एसएमबीज एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए? तो मुझे तो लगता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बहुत जरूरत है इस टाइम। क्योंकि आप अगर देखेंगे ईसीएलजीएस स्कीम जो अनाउंस किया था लास्ट ईयर, और काफी 3 लाख करोड़ के जो ईसीएलजीएस, जिसमें 20% एडिशनल आप वर्किंग कैपिटल या लोन ले सकते थे इफ यू आर अ गुड बोरोवर, उसका जो 55% डिस्बर्स हुआ था जनवरी तक, शायद अब तक 60-65% डिस्बर्स हुआ रहेगा। और ये जून तक उन्होंने एक्सटेंड किया है स्कीम डिस्बर्स के लिए सितंबर तक। इंश्योरेंस लेके आए थे, रिस्ट्रक्चरिंग लेके आए थे, पर इसका सब जो प्रभाव है ये टाइम लगता है इसे करने में। और अभी जो हमारी स्थिति है, और स्पेशली माइक्रो एसएमई की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ 60 मिलियन ऐसे छोटे छोटे कंपनीज हैं जो 1 करोड़ टर्नओवर के नीचे हैं, और इन्हें बैंक्स जनरली लोन नहीं देते हैं। तो आपको अगर इनको बचाना है, क्योंकि ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, ये सब, आप एक किराना दुकान में जाएंगे तो आपको 2-3 लोग तो दिखेंगे वहां जो काम कर रहे हैं। तो आपका जो ये मेन जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साइड है, जिसके कारण आपका डिमांड बढ़ने वाला है, जिस कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो उनको अगर आपको संभालना है तो मुझे लगता है ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा। एक डीएफआई जैसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो, क्योंकि हमने वेव 1 में क्या किया था, सब बैंक्स को बोले थे कि आप रिस्क ले लीजिए और आप इनको डिस्बर्स कीजिए लो कॉस्ट लोन्स 9.5 9.75% पे। मुझे लगता है कि बैंकों पर
काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुकी है, और उनकी जब एनपीए की जो इश्यू है वो इट विल टेक टाइम टू रिजॉल्व। तो मेरे ख्याल से वी नीड अ डीएफआई काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव वेरी क्विक क्रेडिट टू इनको, इन एमएसएमई को, स्पेशली माइक्रो एसएमईज को, और दूसरा थोड़ा एक माइक्रो फाइनेंस जैसा स्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा हमें एमएसएमईज में, क्योंकि ये अकेले अकेले बहुत छोटे हैं। अगर इनको आप जोड़ सकें, एक क्लस्टर बना सकें और उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह बना सकें, फिर बैंक्स और एनबीएफसीज माइट बी इंटरेस्टेड इन लेंडिंग टू देम। तो ये दोनों तरफ से आपको एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ही इनको निकालना पड़ेगा, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें इतना पैसा नहीं है कि हम सबको पैसा बांटे। तो गिवन वो कंस्ट्रेंट, आई थिंक हमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वी हैव टू थिंक अबाउट इनको कैसे हम मदद कर सकें। पृथा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आप इतनी सारी कंपनियों से बातचीत करिए, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए, इनकॉर्पोरेशंस कंपनियों के हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट अगर आपके पास आइडिया अच्छा है वो काफ़ी नहीं है। दिक्कत यही है कि इस तरह के माहौल में वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है कई कंपनियों के हाथ। तो क्या तरीका हो सकता है, आप जिन लोगों से बातचीत करती हैं वो फंड्स कैसे रेज किए जाएं, या फिर आपको लग रहा है अगले 6-8 महीने इन न्यू नेसेंट कंपनियों को बूटस्ट्रैपिंग के जरिए और इंक्यूबेटर्स की मदद से ही बिजनेस को स्टेडी रखना पड़ेगा? अभी क्या हो रहा है, देयर आर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बढ़ा है। सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं हु आर ट्राइंग टू सॉल्व हाइपर लोकल प्रॉब्लम्स, राइट। अभी अपना जो इंक्यूबेटर इकोसिस्टम है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है इन द पास्ट 2 years। कुछ 500 इंक्यूबेटर्स है विच हैव द कैपेसिटी टू सपोर्ट 5,000 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स एनुअली, और ये ज़्यादातर आउट ऑफ स्टार्टअप हब्स में लोकेटेड है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में नहीं, बट आप उदयपुर देखिए, जयपुर देखिए, एंड at that level they are creating tremendous support space for early stage startups। जब फंडिंग की बात आती है सभी इन्वेस्टर्स के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि वो कंपनी एक स्टेबल कैश फ्लो, एक पर्टिकुलर रेवेन्यू लेवल तक आए जब उन्हें कुछ फंडिंग मिले। बट VC फंडिंग इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ फंडिंग, राइट। एंजल ग्रुप्स काफ़ी है, फैमिली ऑफिसेस काफ़ी है, एंड ऑफ कोर्स इंक्यूबेटर से जो निधि SSS फंड मिलता है, दोज आर इजियर फंडिंग सोर्सेज फॉर वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, राइट। आकाश, क्योंकि आप भी कई कंपनियों को ऑफ कोर्स ऑनलाइन ले जाने में मदद कर रहे हैं, इस समय क्या एडवाइस इंस्टामोजो ऑन अ लार्जर स्केल दे रहा है आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स को जो शायद इन प्रॉब्लम्स में फंसे हैं? एक तो कारोबार बढ़ नहीं पा रहा है, जितनी हो सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि जब तक मार्केट खुलेगा नहीं और जब तक डिमांड नहीं वापस आएगी ये बिजनेसेस बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो है। तो देखो, अगर मार्केट ऐसा रहेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। हम हमारे यहाँ से थोड़ा स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं उनको। हम बिजनेसेस को ये कह रहे हैं कि चलो ये टाइम है, ये समय है जब भी आप इन चीजों में इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि आपके पास समय है, बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है, तो आप अपने नए स्किल्स बढ़ाओ। तो हमारा एक जैसे मोजोवर्सिटी करके इनिशिएटिव है जिसपे हम बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं इनके लिए। वो हो सकता है मार्केटिंग के लिए, उनके टैक्सेशन के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए। आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करो, कैसे ये टाइम्स में आप अपना कैश कंजर्व करो, वो वैसी चीजों के ऊपर। मिस्टर राम अय्यर, आपने एक चीज कही थी कि ये जो दौर है वो ज्यादा समय तक जारी रह सकता है। क्या इस समय आपको लग रहा है कि शायद बड़ी कंपनियां जो छोटे एमएसएमईज के साथ काम करती हैं उनकी तरफ से शायद कोई एडिशनल, चाहे वो क्रेडिट साइड पर हो या फिर कुछ और सपोर्ट हो, जो वेंडर्स को दे सकते हैं इस पूरे तूफान में बस बने रहने के लिए और इससे निकलने के लिए? आपने एक जो बात कही, ये जो सप्लाई चेन होते हैं इसमें बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, थोड़े बड़े कारोबार होते हैं जो ये सब छोटे कंपनियों को मदद कर सकते हैं। हमने एक फरवरी में लॉन्च किया है गुड बिजनेस स्कोर, और इसका हमारा एक ही उद्देश्य था कि ये सब जो छोटे छोटे कंपनियां हैं ये अपने व्यापार को समझे, अपने कारोबार को समझे, और हम इनके ये गुड बिजनेस स्कोर से हम बड़े बड़े कंपनियों को पहुंचे और उनको बताएं कि ऐसे छोटे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आप शामिल कीजिए आपकी सप्लाई चेन में। क्योंकि ये सब अगर ये बड़े कंपनियों के साथ काम कर सकें तो फिर एक तो उनको अपना खुद का जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हो सकता है। सेकंड बात है कि जो पेमेंट है
ये टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है कि आप बड़े कंपनी को जब आप बेचते हैं तो आपको एक 90 दिन 60 दिन रुकना पड़ता है आपके पेमेंट के लिए, वो आप कैसे कम करें। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स निकाले हैं, हम भी वही प्रयास में लगे हुए हैं कि बैंकों और एनबीएफसीओ के मदद से हम इनको कैसे पेमेंट जल्दी दे दें, ताकि ये अपना कारोबार का जो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, इसको और बढ़ाएं। तो आई थिंक ये दोनों करना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे, बट ये सब वही तभी हो सकता है जब पहले आप आपके घर के जो आग लगी है उसे आप बुझा दें। बहुत बहुत शुक्रिया पृथा अत्रे, राम अय्यर और आकाश गेहानी हमारे लिए इस चर्चा में समय निकालकर इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम लेंगे आप सभी से इजाजत। नमस्कार, टेक केयर। हाँ, ये महामारी